आज के हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, जिन्हें चार्ल्स स्टीवर्ट थॉमसन कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि चार्ल्स का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। चार्ल्स ने अपने आप को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कल्चरल ब्रिज के तौर पे तैयार किया है। मैं एक unskilled Bora Bihari. I also taught yoga and meditations in all the main universities of Sydney. कि जो चाय दे रहा था ना, मैं उनसे पूछा कि आप किसके लिए वोट देगा, तो वो बोला मोदी जी। आप बोलते क्यों? क्योंकि मैं भी चाय वाला है, लेकिन वो मुसलमान था। तो अभी एक मैंगो फेस्टिवल होने वाला है सिडनी में, वो सब जितना जो आम है वो सब हिंदुस्तान से आ रहा है। बड़े शहर में इतना नहीं, लेकिन गांव में जाएंगे ना तो हमको अच्छा लगता है कि कितना भाषा लोग जानता है। देखिए, विकास तो आ गया बिहार में, मैं पक्का मानता है। सड़क अच्छा बन गया, ट्रेन सब कुछ है, लेकिन हाँ, अंदर जाने में अभी भी ट्रेन ऑन टाइम नहीं चलता है। तो ये चीज जो हिंदुस्तान है ना, इसका लेयर्स, और भारत में जब आप जाएंगे ना तो बहुत अलग अलग चीज को आपको मिलने का मौका मिल जाता है। ऑनलाइन जो सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे आगे है। 2000 के बाद बतलाते हैं मोदी जी के बारे में। तो पापा आया 8 हफ्ते का बाद, और मैंने उनको कहा कि मैं 1 साल रहेंगे। वो 1 साल हम 11 साल बना दिए। मैं दिल्ली से बाइक खा गया था राजस्थान थ्रू हरियाणा, 4 लेन हाईवे, जो मैं कभी देखा नहीं हिंदुस्तान में। इतना सुंदर बनाया है। जेड सिक्योरिटी के पास कोई हिंदुस्तानी कपड़ा नहीं दे सकते क्या? अंग्रेज को कपड़ा पहनना पड़ता है क्या? अभी अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन जो सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे आगे है। उस समय हम कुर्ता पजामा और गमछा हम सबको डांट रहा है, क्योंकि सब सूट टाई पहन रहा है। अब सोचिए, 2 बार नहीं किया, 2 बार इंदिरा गांधी से भी मिला। यहाँ क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लेकिन जो कल्चरल एक्सपीरियंस हमको बार बार मिलता है जब मैं भारत आता है, वो यहाँ पर हम नहीं मिल पाता। अभी इस उम्र में मैं थोड़ा संतुष्ट है। वी आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ शेक्सपियर। Charles Stewart Thompson, you're most welcome to Beyond the Spotlight. नमस्ते। मैं भी बहुत खुश है कि आपसे फिर से मुलाकात हो रहा है और आपसे बात कर रहा है। थैंक यू सो मच चार्ल्स। आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन, लेकिन आप बिजी के साथ साथ में यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन एज वेल। तो हमें लगा कि आपसे हमें जरूर बात करना चाहिए। चार्ल्स, आप हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं, आप हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जानते हैं, और आप हिंदुस्तानी जबानों को, डायलेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या किसी देश को जानने, मानने और प्यार करने के लिए वहां की भाषा का ज्ञान होना जरूरी है? देखिए, ये जो बात है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात निकलता है। देखिए, और ये मैं बहुत गहराई से उसको थोड़ा सा देखना पड़ा और सोचना पड़ा। जो व्यक्ति, उनका मातृभाषा इंग्लिश, अंग्रेजी है, उनको एक दूसरा भाषा सीखने में बहुत मुश्किल है, खास करके हम्म। जब ज़्यादा उम्र हो जाता है। और बहुत सारा अंग्रेज जो अच्छा अच्छा पद पर, वाइस चांसलर है, कंपनी डायरेक्टर है, और सीनियर प्रोफेसर है, हमारे पास आकर के उनको हिंदुस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में उनको जलन लगा, क्योंकि पूरा जीवन में दूसरा भाषा सीखने को कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाता है। बाकी विश्व में लोग जनरली, जहाँ अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, लोग बायलिंगुअल है, मतलब अपने मातृभाषा है और या इंग्लिश या कोई और भाषा आता है। लेकिन हिंदुस्तान, भारत एक ऐसे देश है जहाँ गरीब से अमीर तक 5, 6, 7 भाषा भी आता है। अगर बड़े शहर में इतना नहीं, लेकिन गांव में जाएंगे ना तो हमको अच्छा लगता है कि कितना भाषा लोग जानता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने ये भी देखा है, आजकल में क्या करता है ना, मैंने देखा कि मैं कभी कभी जब किसी से मिलता है, और आजकल बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत वैज्ञानिक, बहुत तेज है, लेकिन वो बतलाता नहीं है। तो मैं उनको देख करके बात करता है, मुझे लगता है उसको जरूर कुछ है। लेकिन विदेशों में खास करके हम लोग का एक परंपरा है ना, हम लोग फ्रैंकली पूछता नहीं कि आप क्या करता है, ये करता है। तो मैं एक ही प्रश्न पूछता है, आपको कितना भाषा आता है? अभी मैं दिल्ली में कोई व्यक्ति से मिला, कोई सरकारी बाबू से मिला था, तो मुझे लगा ये आदमी कोई खास आदमी है, लेकिन ये बहुत हम्बल था। तो मैंने उससे पूछा, उसको 10 भाषा आता था। 10। हम्म। तो मैं समझ गए, कोई भी व्यक्ति जब इतना सारा भाषा आता है, इसके पीछे में कुछ
कारण है, और जरूर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और तीसरी चीज है ना, आजकल जब आप किसी से मिलता है, अगर नेशनलिटी के आप गलती से समझ जाओ, जैसे मान लीजिए आप कोरियन को मिल गया और आप उनको जापानीज में ग्रीटिंग किया है, या आप तमिल को मिल गया और आप हिंदी में ग्रीटिंग किया ना, तो लोग को थोड़ा सा नाराज होता है ना, लोग अच्छा नहीं होता है ना। तो मैंने ये देखा कि सबसे आसान है, मैं कभी भी किसी से मिलता है और लगता है कि वो अंग्रेजी उसका मातृभाषा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता है कि आप किस देश का है, मैं खाली ये पूछता है आप कौन कौन भाषा आता है। तो तुरंत कितना बार हम नेपाली लड़की को पकड़ लिए जो मैंने सोचा कि हो सकता है वो चाइनीज है या टिबेटन है, लेकिन पूछ करके पता चल गया नहीं नहीं, वो नेपाली आता है, हिंदी आता है और इंग्लिश आता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भाषा वाला चीज सबसे इंटरेस्टिंग जगह है हिंदुस्तान, क्योंकि आप भी खुद मालूम है कि हर एक प्रदेश में एक अलग भाषा है। लोग गांव में भी खुद डायलेक्ट्स भी चेंज करता है ना। हाँ, तो ये बात तो पक्का है। सुना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी मैंगो फेस्टिवल का पार्ट होने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दैट फेस्टिवल। प्लीज सबसे पहले आप हमें ये बताइए। तो अभी एक मैंगो फेस्टिवल होने वाला है सिडनी में, वो सब जो जितना जो आम है वो सब हिंदुस्तान से आ रहा है। तो उसमें भी हम जाएंगे, वो भी लोग जाएगा और मजा आएगा। और हमको आम खाने में बहुत शौक है। हिंदुस्तान से आपका प्यार किस एज में शुरू हुआ, कब आप हिंदुस्तान आए, कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, जरा आप प्लीज हमें शुरू से बताइए। अच्छा, तो असली क्या हुआ, मैं जब शायद 11 साल को माँ था, ठीक है, मेरा पापा एक साइकाइट्रिस्ट था, तो वो गया अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांजैक्शन एनालिसिस सीखने के लिए। वापस आकर के मेरा माँ बोला इतना पैसा खर्च किया तुम्हारा ऊपर में, हमारा ऊपर में। तो वो मैं सबसे बड़ा लड़का था। मेरा माँ हमारा जन्म होने से पहले बैलरीना था, हमारा जन्म होने के बाद बैले बंद हो गया, तो वो योगा में गया और योगा टीचर बन गया। तो वो सोचा कि वो योगा के थोड़ा सा वो गहराई से सीखेगा। तो वो उनको पता चल गया कि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा शान छुप छाप वाला संस्थान है। तो वहां गया, 8 हफ्ता रहा। और उस समय ये 60s और अर्ली 70s का बात है, वीज़ास नहीं होता है दुनिया में, कॉमनवेल्थ नेशंस में वीज़ास नहीं होता है। लेकिन टिकट इतना महंगा था ना, बिल्कुल जैसे आजकल को उल्टा है कि टिकट बहुत कम लोग जा सकते थे ना। तो मेरा माँ गया, और माँ वहाँ जा करके बिहार में एक योग संस्थान में एक स्वामी जी, एक साधु संत का, उनको पैसे दे दिया, बोलते आप ऑस्ट्रेलिया आ जाइए। तो एक दिन अचानक वो आया ऑस्ट्रेलिया में। हमारा घर बहुत सुंदर था समुद्र किनारे, और मैं एक दिन वापस आकर के मेरे कमरे में था, वो स्वामी। और आप सोचिए कि उस वक्त तक मैं चाइनीज या नेटिव फर्स्ट नेशन ऑस्ट्रेलियन एबरिजिनल या इंडियन या कोई भी बिना गोरा व्यक्ति को कभी जीवन में नहीं मिला। और मेरे जीवन में 8 हफ्ते के लिए एक साधु संत आया मेरे घर में। तो तब से मतलब ये विचार आया कि एक हमको इंटरेस्ट बढ़ गया, और दूसरा हमको भी एक बार जाना है, जैसा माँ भी गया था हमको भी जाना है हिंदुस्तान। ओके। ओके, तो फिर आप हिंदुस्तान आए, फिर क्या आप आश्रम में टिके, क्या आपने भी योग सीखा, या आप यहाँ किसी गुरुकुल का पार्ट रहे, कैसे क्या हुआ? तो असली हम 8 हफ्ते के लिए आया था, और कोई हमको मतलब क्योंकि मैं बचपन से ट्रैवलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो छोटे बच्चे का उम्र से मैं अकेला में हवाई जहाज में जाने का मुझे जानता था। तो यहाँ पर हम अपना पेरेंट्स लोग हमको प्लेन में बैठाया, कोलकाता में उतरा, वहाँ कोई हमसे मिला, एक दिन हमको होटल में रुकवाया, अगले दिन हमको ट्रेन में बैठाया, और ट्रेन बिहार पहुँचा। और आइडिया ये था कि मैं वहां पर अपना छुट्टी के लिए, जो लंबा छुट्टी होता है ना सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, 8 हफ्ते के लिए हम वहां रहेंगे। तो पापा आया 8 हफ्ते का बाद, और मैंने उनको कहा कि मैं 1 साल रहेंगे। वो 1 साल हम 11 साल बना दिया। तो बिहार में बिताए हुए 11 साल ने कैसे आप की कैरेक्टर को शेपअप किया, आपको शेपअप किया, क्या सीखा आपने इन 11 सालों में? वो संस्था एक गुरुकुल था, काफी बड़ा था। और अब ये है ना कि जैसे विंटर मंथ्स में, वहाँ ठंडी मौसम में
आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीनों में अ, ये योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता था। तो एक महीना 300 लोग आएगा फ्रांस से, एक महीना 300 लोग आएगा जर्मनी से, एक महीना 300 लोग ग्रीस से आएगा, गर्मी के मौसम में 300 लोग आएगा तमिलनाडु से। तो उसमें दो चीज़ होता था, एक में लोग को बहुत अच्छे से एक्सपोजर होता था, और दूसरा में हमेशा नया नया भाषा सीखने का मौका मिल गया। और मुझे ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और आप ये भी समझ सकता है कि जो व्यक्ति अपने देश का से एक दूसरे देश जाकर के कोई कोर्स करने के लिए, वो व्यक्ति थोड़ा अलग है, मतलब वो व्यक्ति थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड है। और जो भी जैसे वो योगा टीचर बनना चाहता है ना, तो वो सबको तो नहीं जाएगा ना, तो लेकिन जो जाएगा ना, वो थोड़ा सा वो प्रोफेशनल है और सेटल्ड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लोग से हमसे मिला था। और उसमें भी कुछ कुछ विदेश से हिंदुस्तानी भी था, सिंधी लोग। हाँ, तो उनसे भी हमको मौका मिलने लगा। और उन लोग का भी बड़ा अजीब है कि सिंधी लोग का लिखना को बहुत अजीब है ना, देवनागरी जैसा नहीं है, और पीछे से सामने पढ़ता है ना। और ये लोग भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो ये एक्सपोजर रह करके मुझे बहुत बहुत मजा आया और बहुत आनंद आया। क्या बात है, वंडरफुल। तो अभी भी आप उस आश्रम या उस विलेज या उस जगह से जुड़े हुए हैं? आप अभी भी जाते हैं वहां? कभी कभी जाता है, हाँ। अभी भी देखिए, विकास तो आगे बिहार में मैं पक्का मानता है। सड़क अच्छा बन गया, ट्रेन सब कुछ है। लेकिन हाँ, अंदर जाने में अभी भी ट्रेन ऑन टाइम नहीं चलता है। जब सारा बिहार, जो भी रेल भवन बिहारी बाबू है चला रहा है देश का रेलवेज, वो ऑन टाइम नहीं चलता है। तो हाँ, मैं 1-2 साल में एक बार जाता है। और अगर वहाँ नहीं जाता है तो वो कोई कार्यक्रम है। जैसा अभी पिछले साल में मैं राजकीय बोध गया गया राजकीय नालंदा में गया था, एक लिटरेचर फेस्टिवल, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, और बहुत मजा आया। तो और 1 साल पहले हम बोध गया गया था। और वहाँ एक कुछ ग्रुप है हिंदुस्तान में, वो दक्षिण भारतीय वाला लोग हैं। वो मेडिटेशन करते हैं पिरामिड्स में, और अपना छत में पिरामिड्स बनाता है। तो मुझे बुलाया, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम था बोध गया में। पिरामिड वाला ध्यान वाला लोग के साथ है। तो ये चीज जो हिंदुस्तान है ना, इसका लेयर्स, और भारत में जब आप जाएंगे ना, तो बहुत अलग अलग चीज को आपको मिलने का मौका मिल जाता है। हम्म। शायद आप सिडनी में हैं अभी। आप दुनिया के और बड़े बड़े शहरों में और मुल्कों में जाते हैं। आपने बहुत साल हिंदुस्तान के विलेजेस और छोटे शहरों में बिताए हैं। आज जब आप वहां जाते हैं तो ग्लोबल डेवलपमेंट से ये जगहें कितनी पीछे हैं, ये हिंदुस्तानी विलेजेस या छोटे शहर? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, इसलिए क्योंकि एक एक चीज पे, जैसे हम आपको एग्जांपल देता है, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी 2010 या 11-12 में हम भी जो सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग शुरू किया था हिंदुस्तान में, उन लोग के साथ जुड़ा था, गुड़गांव, गुरुग्राम। और मैं उन लोग के साथ था। तो अभी क्या है ना, अभी अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन जो सिस्टम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे आगे है। ठीक है। यहाँ पर हम देखता है, हमको हंसी आता है कभी कभी, अगर मैं नॉर्मल बैंकिंग करता है ना, अपना कुछ पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट भेजता है, तो 2 दिन लग जाता है। मैं कभी कभी $100 भेजना है हिंदुस्तान में, वो आधे घंटे में पहुंच जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट हेडिंग पर। तो कुछ सब्जेक्ट हेडिंग पर हिंदुस्तान अब दुनिया से अब आगे बढ़ने लगा। तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, दूसरा है वो जो आईटी सेक्टर है। अच्छा, आप, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन पिछले साल में मैं सूरत में था, और डायमंड कटिंग सबसे आगे है हिंदुस्तान का। तो वो डिपेंड करता है कि हर एक सेक्टर में किस किस सेक्टर में आप देखेंगे फर्क क्या है। लेकिन फर्क क्या है ना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बड़े शहर में कि छोटे गांव में जाएंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटो सेम, रोड सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो आप देखिए ना, अब हिंदुस्तान में काफ़ी चेंजेस हो रहा है। अभी मैं 1 महीना पहले मैं दिल्ली से
बाय कार गया था राजस्थान थ्रू हरियाणा। 4 लेन हाईवे जो मैं कभी देखा नहीं हिंदुस्तान में। इतना सुंदर बनाया है। हमको याद है बचपन में बिहार में रास्ता नहीं था, दूर था। और वो भी 1 लेन था ना। और हम लोग को ट्रक के पीछे में चल 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 के, और बैलगाड़ी भी चलता था। तो अ, काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत जल्दी से। अच्छा, इसको थोड़ा और गहराई से देखेंगे, दुख का बात है कि ये सिर्फ अभी 10-15 साल से चल रहा है। अगर, क्योंकि मैं 50 साल हिंदुस्तान जा रहा है, और ये 50 साल में भी साउथ ईस्ट एशिया में काफी घुमा है। तो साउथ ईस्ट एशिया में और हिंदुस्तान और भारत, अगर आप 40 साल पहले जाएंगे ना, तो सब लगभग कब सेम है। लेकिन ये जो थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ये काफी आगे पहुंच गया। अब हिंदुस्तान पीछे था, लेकिन अब आगे बढ़ रहा है। वंडरफुल। चार्ल्स, योगा और मेडिटेशन ने कैसे आपकी लाइफ को प्रभावित किया? कितना आप में चेंजेस आया, कितना आप में बदलाव आया? सबसे छोटा मेरे जीवन में एक प्रश्न होता है, क्योंकि मैं रोज सवेरे अपना आसन प्राणायाम ध्यान करता है ना। तो एक प्रश्न होता है कि सचमुच में हमको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है मेरे जीवन में, मैं या ऑस्ट्रेलिया में या कहाँ भी मैं दुनिया में या हिंदुस्तान में, लोग हमसे पूछता है मैं कौन से धर्म का है, या मैं कोई कुछ लेता है क्या। जैसे च्यवनप्राश बोलते, नहीं 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 नहीं। तो तब हमको समझ में आया, जब मैं उनको कहा नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा एक सोच है मेरा मन में कि मैं हाँ, किसी को जबरदस्ती कोई रास्ते पर बतलाता नहीं है। मैं अपना जीवन सही रास्ते पर जा रहा है, और लोग को अगर प्रभावित लगेगा और फिर हमसे पूछेगा, तब हम समझाएंगे। कोई ये किसी को समझाना कि ये करो ये करो, ये नहीं होने वाला है ना। तो ये मैंने एक एक तो ये देखा है। दूसरी चीज है जो मुझे, अभी मैं 64 ईयर्स का है। अब सोचिए, 2 बार बात नहीं किया, 2 बार इंदिरा गांधी से भी मिला। तो मैं अभी काफी फिट हूँ, काफी हेल्थी है। कहाँ भी हम दुनिया में भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा अभी भी हिंदुस्तान में अभी 45 का बाद कितने लोग घर में रह करके न्यूज़पेपर, चाय या कॉफी पी करके घर से बाहर जाता नहीं है ना। हाँ, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है ना। तो ये चीज मैंने देखा कि श्वास के लिए, मन के लिए बहुत अच्छा चीज है। और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है, वंडरफुल। चार्ल्स, अभी आपने इंदिरा गांधी जी की बात की। चलिए इसी हाँ। के लगे हाथ ये भी पूछते हैं कि आपको और किन किन इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मिलने का मौका मिला? क्या आपकी मोदी जी से कभी मुलाकात हुई? मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन एक मजाक का बात बतलाते हैं। नहीं, 2 मजाक का बात बतलाते हैं मोदी जी के बारे में। सबसे पहले है, आपको याद है ना कि मोदी जी ने, वो बनारस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर का नाम है, वो पूरा क्लियरिंग किया ना। तो मोदी जी, मैंने देखा कि वो वहां गया और जेड सिक्योरिटी उनका साथ चला। तो जेड सिक्योरिटी उनके साथ जब मंदिर के अंदर में चला है ना, सब सूट टाई पहन के चल रहा था ना। तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि पीएमओ कभी कभी यूट्यूबर्स को देखता है, क्योंकि मैंने ये बात किसी को बोला कि क्या जेड सिक्योरिटी के पास कोई हिंदुस्तानी कपड़ा नहीं दे सकता है क्या, अंग्रेज को कपड़ा पहनना पड़ता है क्या। तो अगली बार हम देखा जब मोदी जी राम मंदिर में गया था, और जेड सिक्योरिटी, हम ये नहीं बोला कि धोती पहनो, वो सब धोती पहन के जा रहा था। अरे बहुत मजा आया। अभी भी बिहार में राज्यपाल, हम लोग का कार्यक्रम में राज्यपाल आया था, ठीक है। और वो भी मस्त आदमी है, और वो भी खान है। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। तो उसका सारा सिक्योरिटी से हमको मिलने का मौका मिल गया, क्योंकि उस समय हम कुर्ता पजामा और गमछा, ठीक है। हम सबको डांट रहा है, क्योंकि सब सूट टाई पहन रहा था। सब अपने सिर को थोड़ा डुबाना पड़ रहा। मुझे जवाब नहीं दे पाता, बोलते अंग्रेज का कपड़ा क्यों, क्या कोई हिंदुस्तानी कपड़ा नहीं है क्या पहनने के लिए। तो सब हाँ। चलिए, आई तो होप कि हाँ, आपको एक आपको तो ये हो पीएमओ, गया। आपको हाँ। आई होप कि पीएमओ सुन रहा होगा, और वो अब किसी मंदिर में जाएंगे तो वो जरूर अपने ड्रेस पे ध्यान देंगे जी। अरे मोदी जी अपना इतना ज्ञान देता है ना, एक एक प्रदेश में जाकर के, वो टोपी, वही ये सब चीज, विदेश जाकर के हिंदुस्तानी कपड़ा। क्योंकि देखिए, ऑन द रिकॉर्ड हम खाई बात बोला
एक इंडियन एम्बेसडर, अगर वो लेडीज है, महिला है, और वो साड़ी पहन करके प्रोग्राम में जाता है और कोई उससे मिला नहीं, हर एक व्यक्ति रुक जाता है उसको देखने के लिए, क्योंकि साड़ी तो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर एक इंडियन एम्बेसडर है, वो जेंट्स है, और वो सूट टाई पहन करके आना, कोई नहीं देखता है, कोई उसको याद नहीं करता है। तो ये जो हिंदुस्तान का जो पुराना चीज है और जो इसका संस्कृति है, वो हम तो अच्छा लगता है और बहुत मांगता है ना, तो इसका इस्तेमाल अच्छा। एक तो ये हो गया। राजीव गांधी से हम कभी मिला नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं कभी कभी उनका थोड़ा सा जैसे दिखता है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उसका जो लड़का है, वो कई बार लोग सोचा कि मैं वो हूँ राहुल गांधी। तो क्योंकि हिंदी बोल रहा है और नजदीक तो कभी मिला नहीं ना राहुल जी से, तो सोचता है कि मैं हूँ राहुल है, तो ये कभी कभी बहुत फनी एक्सपीरियंस हो जाता है। पेटेंट एंड बर्थ वाली कहानी है। राहुल गांधी से आप मिलते हैं। जी जी। चार्ल्स, आपने 11 साल हिंदुस्तान में बिताए, उसके बाद आप वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। हाँ जी। हैव यू एवर फेल्ट दैट यू आर कॉट बिटवीन द टू कल्चर्स? नहीं, अभी अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जब भी हिंदुस्तान भारत जाता है ना, यहाँ से मैसेज जाता है, क्योंकि सिडनी में 200 से ज़्यादा इंडियन एसोसिएशन है, और सब बिजी है, और सब अपना कुछ कुछ, कोई मराठी है, कोई भोजपुरी बिहारी है, कोई मैथिली बिहारी है, कोई स्वामी नारायण है, कोई मराठी है, कोई मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। अरे कोई इतना सारा सब बिजी है, हमको मैसेज करता है, तुम हिंदुस्तान में क्यों है, वापस आ जाओ, यहाँ हम लोग हैं, कार्यक्रम कर रहा है, आप भी आ जाओ उसमें। तो एक तो वो बात है, लेकिन हाँ, ये फैक्चुअल बात है कि मैंने खुद देखा है कि यहाँ जैसे हम सिडनी में रहते हैं, ठीक है, यहाँ क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लेकिन जो कल्चरल एक्सपीरियंस हमको बार बार मिलता है जब मैं भारत आता है, वो यहाँ पर हम नहीं मिल पाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इसलिए बार बार वापस जाना ही पड़ता है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। हिंदुस्तानी कल्चर, लैंग्वेज, इनमें सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? नहीं, एक देखिए, एक तो वो योगा सीखा है, वो मेरे जीवन में काफी हमको मदद किया और काफी हमको आगे अच्छा किया था, एक तो वो है। दूसरा है कि मैं मुझे मौका मिल गया अलग अलग भाषा सीखने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा चीज हम आपको बताना चाहता है कि मैं जब वापस आया था ऑस्ट्रेलिया, मेरा उम्र था शायद 24 ईयर्स का था, और ओके। उस समय आप सोच सकते हैं कि मैं एक अनस्किल्ड गोरा बिहारी, क्योंकि मैं सिर्फ आसन प्राणायाम ध्यान योगा के बारे में, थोड़ा मंत्र जाप के बारे में जानता था, कोई स्किल तो नहीं था ना। लेकिन हाँ, हिंदी थोड़ा बहुत आता था। तो मैंने सबसे पहले सिडनी में कुछ और लोग भी था, लेकिन मैं भी उन साथ साथ पहले में था, थाई रेस्टोरेंट शुरू किया था। तो मैं बहुत जल्दी से कुछ थाई शब्द सीख लिया, ठीक है। तो वो और मेरा सारा टीम जो मेरे साथ काम करता था, वो सब थाई बोलने वाला था ना। तो ये भाषा जो चीज़ है ना, मल्टीलिंगुअल, एक भाषा नहीं, दो तीन चार भाषा सीखना और बोलना, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा भारत से। तीसरी चीज़ जो है ना, भारत बहुत पुराना है। पुराना ये कहने का मतलब है कि आप गहराई से जब इसको देखेंगे ना, आप जहाँ भी जाएंगे, उसमें आर्कोलॉजी की तरफ से, हिस्ट्री की तरफ से और धर्म की तरफ से हमेशा कुछ सरप्राइजेस मिल जाता है, हमेशा कुछ नया सीख जाता है। यहाँ जैसे हम बोला है ना कि अगर आप सिडनी प्रॉपर सिटी में हैं या आप गांव में जाएंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम सेम है, सब कुछ सेम सेम है ना। तो हाँ, यहाँ पर कुछ पुराना है, फर्स्ट नेशन लोग हैं, वो अलग बात है, लेकिन इतना एनरिचिंग आप कहाँ नहीं मिलेगा जितना है आपको भारत में मिलेगा। Charles, after returning to Australia, you started a Thai restaurant in Sydney. Why हम्म। not Indian restaurant? Because you lived in India for so long. आपने इंडियन कुजीन को बहुत करीब से जाना होगा. Why Thai restaurant? Why not Indian cuisine? मेरा पहले वाला इंटेंशन था इंडियन कुजीन था,
ये मेरा सोच था, क्योंकि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किए, सक्सेसफुल नहीं हुआ। अंत में हम सोचा हम कोई रेस्टोरेंट, कोई टेक अवे खोल देंगे, और वो भी भारतीय वाला भोजन। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसमें गहराई से देखा है, सिडनी में उस वक्त में खाली पंजाबी खाना था। और सरदार क्या खिलाता था हम लोग को? पराठा, मैंगो चिक, बटर चिकन, और कॉकटेल्स और पापड़म। और ये बोलते था कि सारे हिंदुस्तानी वही भोजन खाता है। आप तो यहाँ हर एक, आपको 15 प्रकार का गोलगप्पा भी मिलेगा, आप तो ये सब बदल गया। अच्छा, एक तो ये दूसरी चीज है, जब भी आप कोई बिजनेस में जाता है ना, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अचानक में मैं अच्छा अच्छा थाई लोग से मिला था, जो खुद शेफ था, और खुद ये लोग एक रेस्टोरेंट शुरू किया था। तो मैं उन लोग के साथ जुड़ा। तो जब उन लोग के साथ जुड़ा तो बड़ा आनंद आया। और तीसरी चीज है, मैं तो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, और वो लोग भी काफी बुद्धिस्ट और काफी वेजिटेरियन डिशेस बनाते थे, थाई स्टाइल का। तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो उसी में हम आया। और ये और उनका टीम था ना साथ में, ये बहुत जरूरी थे ना कि सारा साथ टीम में। तो इसलिए थाई शुरू हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना, कि ठीक है, मैं थाई भाषा भी थोड़ा बहुत आता है। मैं जब भी थाईलैंड जाता है ना, कुछ कुछ नया चीज सीखता है हिंदुस्तान के बारे में। अच्छा। जैसे मैं आपको बतलाना चाहता है कि एक अभी मेरा उच्चारण ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु रात ऐसा कोई नाम है, वो चाइना टाउन में एक कनाल है, और वहां पर 10-15 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है। मुझे लगता है 50-100 साल से वहाँ है। उसके जो मालिक है, सब भोजपुरी बोलने वाला है, गोरखपुर से। और बहुत साल से वो लोग गोरखपुर से आ रहे हैं, वो रेस्टोरेंट चला रहा है। और जैसे पापा को उम्र ज्यादा हो जाता है, उसका लड़का आकर के चला रहा है। अच्छा, उनका जो सारा टीम है जो काम करता है ना, वो सब हिंदी बोलने वाला है, लेकिन बर्मा से आया है, म्यांमार। ठीक है। कितने इंटरेस्टिंग है। और ये बड़ा अच्छा इंडियन भोजन बनाता था। तो मुझे ये देखा। लेकिन ये लोग थोड़ा थाईलैंड के जो गार्निशिंग और प्रेजेंटेशन, अभी इस बार जब मैं थाईलैंड में था कुछ दिन पहले, हमको पता चल गया कि अयोध्या में, जो एंशियंट कैपिटल ऑफ थाईलैंड, जो और उसका किंग अभी रामा द 10th है ना, तो वो हमारा हिंदुस्तान वाला जैसा है। हमको पता चल गया कि वहाँ के जो बुद्धिस्ट मंक्स है, वो लोग शिवाजी का डांस करता है, लेकिन बतलाता नहीं है किसी को। और ये काय मतलब काय 100-200-500 साल से शिवाजी का डांस सीखता है और खुद करता है। तो मैंने जब गहराई से थाईलैंड को देखने लगा, तो मैं हिंदुस्तान, वहाँ एक रिवर, इसका नाम है हनुमान रिवर, हनुमान नदी। ठीक है। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, वहाँ पर मैं अभी भी ये देखा है कि अयोध्या अयोध्या के जो रुइंस है, जो पुराना रुइंस है कैपिटल का, जो बहुत वर्ल्ड हेरिटेज बहुत सुंदर से बनाया है। आप नालंदा जाएंगे ना, राजगीर के नजदीक में जो असली जो रुइंस है ना, जो पुराना यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान का, दोनों एकदम डिटो सेम है। सेम हम्म। ब्रिक वर्क है, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम है। ठीक अच्छा। है। हाँ हाँ, तो ये दोनों बहुत साथ साथ में मिलता है। ओके ओके ओके। चार्ल्स, आपने स्पिरिचुअलिटी इंडिया में सीखी, आप आश्रम में रहे, योगा सीखा, उसके बाद बिजनेस कैसे दिमाग में आया? व्हाई नॉट यू स्टार्टेड अ योगा स्कूल इन सिडनी? So when I first came back to Sydney, apart from reactivating my studies, I also taught yoga and meditations in all the main universities of Sydney for a couple of ओह, years. So I ओके। did that. But then when the opportunity came to do the Thai restaurants and to learn about Thai cuisine and to do that, and one of the interesting things was with my Thai restaurants in the year, this is about the mid 90s, early 2000s, Indian students started to arrive, many students from around the world. So I started to guess the nationality of the customer. So if they were Tamil, I'd say Vanakam. If they were Indonesian, I'd say Selamat Pagi. So, and they were all so surprised because I had guessed the nationality, and I am saying to them in their language, if it was a Saraji, I'd say Shastrakal Paji, and they became my devoted customers.
ओके। That चार्ल्स, way. आपको अभी तक आपने क्या लगा, आपको करियर में सबसे रिस्की कौन सा आपका करियर डिसीजन था जो आपको लगा कि नहीं यार, दिस वाज वेरी रिस्की? ओह अच्छा, नहीं, सबसे रिस्की चीज है स्मॉल बिजनेस। अच्छा। अगर ये- हिंदुस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में गहराई से आप देखेंगे, जो फेलियर रेट है वो बहुत हाई है। अब हम्म। अब तो बॉम्बे में रहता है। अभी मैं गए वहां पर, कहाँ पर, चा बंगलो महाडा। तो हम्म। चा बंगलो महाडा जब हम रहता था वहां पर अंधेरी में, तो वहां पर जो दुकान था और रेस्टोरेंट्स था, और अभी जो है ना, वो सब चेंज हो गया। तो हम्म। सोच कि लोग जब स्मॉल बिजनेस अपना किराए पर एक कमर्शियल स्पेस लेता है, अपना पूरा पैसा इसमें जमा करके रखता है, उसको फिर ऐड करता है, ये 2-3 साल चलता है फिर बंद हो जाता है। सबसे आसान है कि कोई कंपनी में काम कीजिए, कोई बड़ा कंपनी में हाँ। तो ये देखिए, ये फर्क है। तो स्मॉल बिजनेस बहुत मुश्किल है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है चाहे हिंदुस्तान में। और स्मॉल बिजनेस में हमेशा आपको नया आइडियाज, नया विजन करना पड़ता था। हम्म। बहुत ये अच्छा है, अच्छी है। हाँ, तो ये चीज बहुत टिकट वाला है। और आज तक मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी का ये बात को ठीक से समझ में नहीं आया है कि स्मॉल बिजनेस को मदद करना बहुत जरूरी है। हम्म। बिल्कुल सही। चार्ल्स, अब बात करते हैं आपके टेलीविजन और मीडिया करियर की। एक शो आपने किया जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसने आपको बहुत हिंदुस्तान में बड़ी प्रसिद्धि दी, बहुत आपको पॉपुलर किया। ऑटो वाले बाबू, ये शो कैसे आया एग्जिस्टेंस में? क्या आपने किसी चैनल को अप्रोच किया या किसी चैनल ने आपको अप्रोच किया? नहीं, मैं पहले नहीं, मैं पहले वियोन में निमंत्रण मिला। वियोन एक इंग्लिश चैनल है, जी का। तो मुझे बुलाया गया था। लेकिन जब वो मेरे हिंदी बोलने के स्किल्स देखा था, तो जी ने खुद बोला कि जी न्यूज़ में भी आप आ जाओ। तो मैं जी न्यूज़ में भी जाता था और वियोन में भी जाता था। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो क्या बनाना चाहता है। तो उस समय और अभी भी आपको खुद मालूम है कि दिल्ली में पोल्यूशन और ये काफी बड़ा इश्यू है ना। तो मैंने सोचा कि ऐसे वाला प्रोग्राम, और मैंने देखा कि एमसीडी चुनाव होने वाला था। तो मैंने बोला कि चलो हम उसके बारे में। तो फिर ये लोग प्लानिंग किए और बोला अरे लेकिन आपको ऑटो चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम्म। एक ऑटो को बहुत सुंदर बनाया है। तो वो ऑटो चलाया। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं कितना जगह गया था दिल्ली में। बहुत गहराई से एक एक जगह गया है देखने के लिए। और उसमें सबसे खास बात क्या निकला था ऑटो वाला बाबू, मैंने एक जगह गया था जहां जो एमएलए था वो कांग्रेस के था, जो नहीं नहीं, जो निगम पार्षद था वो कांग्रेस का था, जो एमएलए आम आदमी पार्टी का था, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बीजेपी का था। ठीक है। एक और दूसरी जगह हम गया था जहां सेम था, निगम पार्षद कांग्रेस, एमएलए आम आदमी पार्टी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी। लेकिन दोनों जगह में बहुत फर्क था। एक बहुत हम्म। साफ सुथरा कमाल था, अभी कहाँ, साउथ दिल्ली में था। और एक और जगह में वहाँ वो नदी से गैस निकालता था, लोग का एयर कंडीशनिंग, फ्रिजेस सब खराब होता था। तो मुझे बाद में मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि देखिए तीनों पार्टी है, लेकिन एक जगह कमाल है और एक जगह ठीक नहीं है। आपको मालूम है क्या फर्क था? आप सोच भी सकते हैं कि देखिए तीनों पार्टी है ना, एक एक लेवल का सेम, लेकिन एक जगह कमाल है, एक जगह कमाल नहीं है। साफ सफाई के बारे में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फर्क था हम्म। ये दोनों जगह का? हम्म। तो कोई आइडिया कैसे है ये, आपको? फिर ये शो कैसे शुरू हुआ फिर? हाँ, नहीं फिर तो ये उस शो कैसे? नहीं तो ये इसकी जवाब हम देना चाहता है। फर्क ये था कि ये तीनों महिला था और ये तीनों आदमी था। महिला लोग साफ सफाई में ज्यादा ध्यान रखता अच्छा। था। अच्छा। जेंट्स अच्छा। लोग को ओके। नेता बनना है, उनको साफ सफाई से मतलब नहीं है, डस्टबिन से मतलब नहीं है ना। तो जब जब ये लोग हमको अप्रोच किए तो मेरा आइडिया था कि हम एमसीडी चुनाव के बारे में करेंगे।
और जी का आइडिया था कि मैं ऑटो में चलाएगा, और फिर हम लोग किया था, बढ़िया से चला था। और जितना हिंदी स्पीकिंग जो निगम पाराशा काउंसलर है हिंदुस्तान का, सब वो शो देखता था। तो बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, अभी हम ये भी बता सकते हैं कि जो मेरा प्रोड्यूसर जो टीम है ना, वो थक जाता था। वो वापस जाकर के बोलते ये गोरा के साथ हम लोग काम नहीं करेगा, 40 डिग्रीज है, ये रुकता नहीं और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन हमको बहुत मजा आया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, So why बहुत not मजा आया। second season, third season with some other channel, with some other नहीं platform? तो नहीं तो उसका नहीं, देखिए, एक तो वो हो गया, दूसरा है मैंने इलेक्शन चुनाव को भी कवर किया था जी के लिए। Correct, correct. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मैं एक दूसरा न्यूज़ चैनल। उसके बाद जब मैं दूरदर्शन को ज्वाइन किया, तो दूरदर्शन भोजन एंड संस्कृति, फूड एंड कल्चर, तो वो भी 11 एपिसोड, वो भी हिट था, हर 6 महीना वो रिपीट करता था। अब तो वेव्स में Hmm. लगा दिया। और वो भोजन एंड संस्कृति पर ऐसी, हम ऐसा प्रोग्राम बनाए ना, कोई सोच भी नहीं सकता है। मैंने बनाया कोरियन कुजीन ऑफ इंडिया, थाई Hmm. कुजीन ऑफ इंडिया, टर्किश कुजीन ऑफ इंडिया। कोई तो सोच, Wow. मैंने खुद बनाया है। लेकिन मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ा, और कोई उस देश का जो काफी साल से हिंदुस्तान में रह रहा है, थोड़ा बहुत हिंदी भी आता था, तो वो ऐसे हम 11 एपिसोड बनाए। तो वो भी बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया था दूरदर्शन क्या का। बात है, वंडरफुल। शाद, आपने जैसे कि भी कहा, आप अलग अलग स्टेट्स में गए, आपने इंटरेक्ट किया इंडियन वोटर्स से, उनको करीब से जब आपने जाना तो क्या सरप्राइजिंग लगा आपको, उनको करीब से देखने के बाद? मुझे हाँ, एक तो इंडिपेंडेंस को कवर नहीं करता है, इस सिंगल इंडिपेंडेंस, लेकिन ये लोग जो छोटे छोटे जो एमएलए बनना चाहता है, निगम पार्षद बनना चाहता है, जो इंडिपेंडेंट है, कोई पार्टी से जोड़ा नहीं है, ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। मुझे बहुत मुश्किल से कोई भी न्यूज़ चैनल के साथ उसको समझाना कि मैं कवरेज करना चाहता था। अब मैं एग्जांपल देता है, राजस्थान में मैंने देखा कि हम जोधपुर से जा रहा था, और रास्ते में हम वहाँ पर डेजर्ट था, और एक चाय दुकान था, और सब लोग बड़ा बड़ा टोपी पहन करके बैठ करके डेजर्ट में, और वहाँ भी कैमल्स, ऊँट भी था। तो हम सोचे ये परफेक्ट है। तो वहाँ हम गया, तो देखा कि जो चाय दे रहा था ना, मैं उनसे पूछा कि आप किसके लिए वोट देगा। तो वो बोला मोदी जी। आप बोलते क्यों? क्योंकि मैं भी चाय वाला है। लेकिन वो मुसलमान था, एक तो वो। तो फिर उससे बात करते 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 पता चली कि उसका जो भाई है ना, वो इंडिपेंडेंट बन गया। और इंडिपेंडेंट जब बन जाता है ना, उसको पॉलिटिकल सिंबल बहुत जरूरी है। तो वो हम्म। ओपन फ्रिज, उसका पॉलिटिकल सिंबल ओपन फ्रिज। वो बोलता था अगर वो जीत जाएगा, सबका फ्रिज वो फुल करेगा, क्योंकि वहां कितना फ्रिजेस होगा। और फिर हमको पता चला कि एक छोटा सा पार्टी है, और ये लोग, उसका जो पॉलिटिकल सिंबल है बॉटल। लेकिन उस समय ड्राउट चल रहा था राजस्थान में, तो बॉटल में पानी नहीं था, खाली था। और वो हस्बैंड वाइफ एंड उसका सन, तीनों जीत गया था। तो ये थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, थर्ड, ऑटो वाला बाबू, हमको याद है पुराना दिल्ली में जब हम गया था ना, ये इस्लामिक पार्ट, द मुस्लिम पार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली, लोग हमको रेयर गोट्स दिखलाने का कोशिश किया था। मैं कितना अजीब अजीब रेयर गोट्स को देखने को मौका मिला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता है। और वो खाने के लिए नहीं है, वो उसको पालता है, उसको रखता है। रेयर गोट्स, उसमें उसका जो फर है, और सब कुछ कुछ अलग है। तो ये कहाँ लिखा है, कहाँ कौन आपको बतलाता है को पुराना दिल्ली में रेयर गोट्स आपको मिलेगा किसी किसी का घर में ना। तो हाँ, ये ऑन द ग्राउंड जब आप हिंदुस्तान में जाएंगे ना, और लोग से मिलेंगे ना, हमेशा कुछ कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल जाएगा। Hmm. Charles, you have interacted with the Indian media and media from other part of the world. क्या लगता है इंडियन मीडिया और ओवरसीज मीडिया में क्या फर्क है, क्या बदलाव है? अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग से आपको जवाब देंगे। अभी हम्म। इशू ये है कि एक है, हम लोग बोलते हैं लेगेसी मीडिया। लेगेसी हम्म। मीडिया मतलब आज तक, जी, दूरदर्शन, ये जो रेगुलर मीडिया है जो आपको टीवी चैनल्स में दिखता है। और एक है सोशल मीडिया, न्यू मीडिया। इसमें बहुत हम्म। अंतर आ रहा है।
अभी हंगरी में, जापान में और अभी तमिलनाडु में अगर आप चुनाव देखेंगे, आप किस पार्टी सपोर्ट करते हैं वो कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया कितना बड़ा पार्ट प्ले किया था। बिल्कुल और अगर बिल्कुल। सोशल मीडिया नहीं था तो हो सकता है रिजल्ट्स ऐसे नहीं निकलता था। तो हम्म। ये अभी जो ऑन द ग्राउंड सोशल मीडिया जो चल रहा है, और ये खाली विदेशों में नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा प्रभावित लग रहा है। तो उसमें नया नया पॉडकास्टिंग आ रहा है ना, और नया नया लोग रील्स बना रहे हैं ना। तो अचानक में एक व्यक्ति जो आप कभी सुना नहीं है, अचानक में एक दिन उसको इतना व्यूज हो गया, सब लोग उसको जान लिया ना। तो हाँ, तो ये चीज अभी काफी ग्रो हो रहा है और चेंजेस हो रहा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चार्ल्स, आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, यू हैव ट्रेवल ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं और नए लोगों से, नए कल्चर से, नए जबान में आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग निकल के आता है, क्या ऐसा निकल के आता है जिसको आप लेकर के कि यार ये बहुत एक्साइटिंग है, इसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है, इसके ऊपर कुछ बात की जा सकती है, इसको दुनिया के दूसरे लोगों को भी बताया जा सकता है कि यहां पर कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसी कुछ एनेक्डोट्स, ऐसी कुछ बातें आप हमसे शेयर करेंगे? चलिए, मैं लंदन में था, ठीक है। ओके। मैं तो जैसा है पांच पीढ़ी पहली बार लंदन गया था। मैंने सोचा कि एक जगह का नाम है स्टोन हेंज, वहां जाएंगे। तो लोग बोला मुझे कि आपको एक वहाँ बस एरिया है ना, जिस कश्मीरी गेट है दिल्ली का, वैसा आपको वहां पर मिलेगा। तो मैं वहां गया। मैंने लोग से पूछा कि आई वॉन्ट टू गो टू स्टोन हेंज। तो वो लोग बोला कि यू कांट गेट ऑन द बस लाइक दैट, यू हैव टू बुक ऑनलाइन। ठीक है। मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था ये सब नहीं है। मैं सोचे मैं क्या करूं क्या करूं। सो देन आई ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट प्राइवेट बस कंपनीज, और मैंने देखा एक पूरा बस कंपनी का जो सारा टीम है हिंदी बोल रहा है। तो जाके उनसे मिला हिंदी में बात किया। अरे पूरा टिकट, खाली टिकट में मदद नहीं किया है, वहां लोग 3-4 घंटे से वेट कर रहा है। हमको सबसे बेस्ट सीट भी दिया था बस के सामने में। हाँ, और ड्राइवर भी हिंदी आता था, और हमको बहुत अच्छे से स्टोनहेंज में पहुंचाया और वापस लाया है। ये काय बात, हिंदी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं मेरे एम्स्टर्डम में, लंदन में, जगह जगह में, और हमको बहुत मदद किया। एक तो वो है। दूसरा है, सोशल मीडिया अभी इतना पावरफुल है, और मैं काफ़ी पॉडकास्टिंग किया, रील्स भी बच्चे लोग हमारे बारे में बनाए। मैं कहाँ भी जाएंगे ना, कोई तो कोई एक हिंदुस्तानी हमको पहचान लेता है, और जब पहचान लेता है हमको मदद देता है। ठीक है। तो हम जहां भी जाता है दुनिया में, मैं हिंदुस्तानी को ढूंढ लेता है, वहां को जो रहने वाला है तो ये मेरे लिए तो एक, आप सोचिए कि मैं एक छोटे इंडिया को डिस्कवर करता है हर एक दूसरे विदेशों में। और ये लोग तो बहुत मस्त है, और ये लोग भी बहुत खुश है हमसे मिल करके, क्योंकि बहुत सारा तो विदेशों में जन्म लिया ना, तो हिंदुस्तान को कभी कभी विजिट किया। तो उनसे मिल करके थोड़ा गहराई से बात करके काफी इंटरेस्टिंग है। कोविड में हमारे पास समय था, और मैं सिडनी में था कोविड के समय में। तो मैं काफी रिसर्च किया कि मेरा कुछ रिश्तेदार है यूके में है कि नहीं। तो मिल गए कुछ मेरे पापा की तरफ। तो एक लेडी से मैं पहली बार गया लंदन, मिल नहीं पाया, तो सेकंड टाइम मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो वो स्पेशली योर्कशायर शायद नाम है, योर्कशायर से स्पेशली लंदन आया हमसे मिलने के लिए। और वो भी ग्रैंड मदर है, मेरे उमा का जैसा है। तो मैंने उनसे पूछा, लेट्स हैव हाई टी, हैव यू हैड एवर हैड हाई टी, ऐसे ही पूछ लिया। बोलता है नेवर हैड हाई टी। हम तो शौक लग गया दिल्ली में कि बाबू और जजेस के साथ हम हाई टी लिया, और ये पक्का अंग्रेज मेरा दूर का रिश्तेदार, कभी हाई टी नहीं। तो फिर मैं सोचा उसको अच्छा हाई टी पहुंचाएंगे। तो एक पिकेडिली प्लाजा के पिकेडिली सर्कस ऐसा कुछ नाम है लंदन में। तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ एक हाई टी वाला शॉप है, और बहुत एक्सपेंसिव है। मैं सोचा पहली बार मिल रहा है, इसको वहां लेके जाएंगे। सारा स्टाफ हिंदी भी बोलता था। मैंने ताज वाला होटल के जैसे कोई फेमस होटल है लंदन में, और वो फेमस होटल में
वहाँ भी आपको हाई टी देता था। लेकिन जो लोकल लोग जो काम कर रहा था सब बांग्लादेशी था। और उन लोग का मैं उनसे थोड़ा हिंदी में बात किए तो अच्छा हो गया। हम तो उन लोगों को बोला कि देखो मैं वेजिटेरियन हूँ, माफ़ कीजिए हमको हाई टी वेजिटेरियन चाहिए। बोलते आपको कोई चिंता नहीं है, हम लोग शेफ को बोल देंगे। तो वहां पर जो अलग अलग टेबल्स था जो अमेरिकन, क्योंकि वो होटल है ना लंदन में, तो यूके वाला लोग नहीं रहे ना, विदेश के लोग। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होटल है, मैं विजिट किया। तो वहां बैठे तो सब अमेरिकन देख रहा है कि हम कुछ वो कहाँ अलग मिल रहा है। तो वो लोग पूछने लगा कि हम लोग को ये सब क्यों मिल, उसको कुछ और स्पेशल मिल रहा है ना। और वो हिंदी भाषा का वजह से हाँ हमको किया। तो ये एक दूसरी चीज मैंने एक और चीज नोटिस की है जो मैं सब लोग को समझाना चाहता है। मैं यूरोप काफी घुमा है और चाइना, और मैंने एक छोटा सा चीज सीखा है। जिस व्यक्ति को टूरिज्म में आपको मदद करने वाला है यूरोप में या चाइना में, और वो इंग्लिश आता है ना, आपसे ज्यादा पैसा लेंगे। तो इसलिए यूरोप में और चाइना में हम वही ढूंढ लेता था ना जिसको इंग्लिश नहीं आता था। और एक फैक्चुअल बात है जो हिंदुस्तानी को जानता नहीं है, जब आप मल्टीलिंगुअल है ना, तो आप बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति को देख करके हैंड मूवमेंट करके उसको कुछ समझा सकते हैं, और आप उससे भी समझ सकता है ना। तो इसलिए चाइना में और यूरोप में हमेशा वही व्यक्ति को ढूंढ लेता है जिसको इंग्लिश नहीं आता था, और हमको ज्यादा पैसा लेता नहीं था। हाँ, जो इंग्लिश आता था ना उसका मतलब है वो डबल चार्ज करता था। हाँ, तो ये मत ये जो सोच है ना कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, चलो लेके जाओ, आपसे पैसा ज्यादा लेगा। नहीं, मैं भी आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं कनाडा में था और हाँ जी। टोरंटो में, और मुझे बस के बारे में इंक्वायरी करनी थी। तो मैंने एक गोरे को देखा और उसके पास जा करके मैंने उससे पूछा इंग्लिश में कि मुझे वहां जाना है और मुझे वहां जाने के लिए कौन सी बस लेनी चाहिए। तो उसने कहा आई डोंट नो इंग्लिश। तो मैं बहुत हंसा कि यार हम लोग का तो परसेप्शन ये है कि जितने गोरे हैं सब अंग्रेजी बोलते होंगे, ये गोरा कह रहा है आई डोंट नो इंग्लिश। तो ये बड़ा मेरे लिए बहुत मजेदार ये लम्हा था। एनीवे जी। तो चार्ल्स, मैंने कहीं पढ़ा कि आपकी लीनिएज शेक्सपियर से भी मिलती है आपकी मदर साइड में। ये कहाँ तक सही है? हैव यू एवर ट्रेस्ड योर लीनिएज? आपने कभी उसको ढूंढा, कभी जाना उसके बारे में? देखिए जैसे हरिद्वार और बनारस में कुछ पंडित लोग हैं, लोग उनके पास जाकर के पता चलता है कि 5 6 7 10 पीढ़ी तक पीछे में उनका रिश्तेदार कौन था। तो यूके में लंदन में एक कुछ है जो मेरा लेट ग्रैंडफादर गया, और वो लोग क्या करता है, वो सर्च करता है और कीप सर्चिंग जब तक कोई फेमस आदमी को मिल जाता है। तो मेरा लेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरा माँ का पापा, वो सर्च किया है और वापस आके के बोला वी आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ शेक्सपियर। बट एक्चुअली इट वाजंट शेक्सपियर, इट वाज हिज सिस्टर, and the sister wasn't married, and she had a child, which in those days was considered not a very good thing. So in a roundabout way it appears that yes, we are descendants of Shakespeare. But I haven't seen the documentation or anything like that. But I can understand it because on my mother's side, वो लोग का नाम है ऐसा, मेरा नाम है थॉमसन। सो अंग्रेज लोग ये नहीं जानता है कि अंग्रेज का नाम भी मीनिंग है। थॉमसन का मतलब है सन ऑफ थॉम, थॉम सन। तो मेरा माँ का जो मेडन नेम था कैशमोर, मो कैश। तो ओके। मेरा माँ का परिवार जो था वो राजा लोग यूके में गन्स बनाता था उन लोग के लिए, तो ये लोग काफी अमीर था। तो ये हो सकता है कि पीछे पीछे चल चल के रॉयल्टी और शेक्सपियर के साथ था, हो भी सकता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, चलिए, हमें शेक्सपियर साहब के दौर में हम नहीं हुए तो क्या हुआ, हमने उनके ग्रेट 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 ग्रैंडसन से मुलाकात की। चार्ल्स, आप बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल भी अटेंड करते हैं। आज के दौर में उनकी रेलेवेंस आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ लिटरेचर नहीं, फिल्म फेस्टिवल भी, और ये दोनों के लिए एक ही जवाब देता है। ओके। जब
अब बॉम्बे दिल्ली वाला बात नहीं बोल रहा है, लेकिन आप जब छोटे जगह जाएंगे, जैसा हम नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल किए राजगीर में, या कोई फिल्म फेस्टिवल किए आजमगढ़ यूपी में, तो क्या होता है ना, जब कोई लोग वहाँ लोगों लोग अटेंड करता है ना, तो जनरली जो पुस्तक लिखने वाला है, या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर्स जो फिल्म बनाया है ना, उनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट मिलता है। तो ये चीज़ जो पर्सनल मुलाकात हो जाता है ना, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, अगर आप छोटे छोटे लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाएंगे ना, तो जनरली जो पुस्तक लिखता है और बहुत अच्छे से लिखता है, हाँ, वो लोग जनरली काफ़ी इंट्रोवर्ट है, वो पब्लिक में ज़्यादा जाता नहीं है। लेकिन एक लिटरेचर फेस्टिवल में आप उनको खुद मिल सकता है, और उनको खुद प्रश्न पूछ सकता है, और उनका डायलॉग भी सुन सकता है। सेम विथ छोटे छोटे जो फिल्म फेस्टिवल होता है हिंदुस्तान में, सेम। आप सोचिए, फिल्म फेस्टिवल्स, क्योंकि मैं बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड किए हिंदुस्तान में, हम तमिल एक्टर्स, मलयालम एक्टर्स, तेलुगु एक्टर्स, मराठी एक्टर्स, भोजपुरी एक्टर्स, ठीक है, सिर्फ हिंदी वाला नहीं। जब मैं, मेरा मातृभाषा, और मैं इतना स्ट्रांग नहीं है ये सब भाषा में, लेकिन खास जो उस फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, मैं उनको पर्सनली में मिला है। किसी तमिल व्यक्ति के साथ उसका तमिल फिल्म में बैठ करके सिनेमा में, ठीक है, नीचे में इंग्लिश में सबटाइटल्स, वो देखा, वो एक अलग आनंद है ना, एक अलग एक्सपीरियंस है। एक दूसरी चीज है, जब मैं कोई फेस्टिवल के साथ संबंधित है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो वॉलंटियर्स है, वो कोई लोकल यूनिवर्सिटी से आता है जहाँ मीडिया एंड जर्नलिज्म चल रहा है, और जनरली वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है ना। तो उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या निकलता है कि जनरली ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत साल से राजस्थान में कर रहा है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे लोग आता है ना, वो सब बिहारी है। हाँ। हाँ। तो मैं खुद कहता है कि मैं गौरव बिहारी। और वो लोग बहुत अच्छा से, जब उसको आप मोटिवेशन करेंगे ना, वो गेस्ट को देखभाल करता है, उनसे मिलता है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला डिजिटल, देखिए, डिजिटल में आप बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन असली लोग से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक हम्म। व्यक्ति के जीवन में। और वेरी खास नाइस। लोग, जो खास लोग हैं, और ये उसी में आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। सेकंड चीज आप नोटिस करेंगे, जो बाकी लोग अटेंड करता है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का है। जो व्यक्ति अपने समय निकाल करके कोई लिटरेचर या कोई फिल्म फेस्टिवल जाता है ना, छोटे शहर में, जनरली उसके अंदर में कोई स्पार्क है, कि वो कुछ ज़्यादा सीखना चाहता है, वो कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, तो वो नेटवर्किंग और लोग से मिलना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, अपॉर्चुनिटी है। वेरी वेरी नाइस। चार्ल्स, आप एक्टर भी हैं और आपने एक फिल्म की है गाय हमारी माता है। जरा हमें इस फिल्म के बारे में बताएं, और एक्टिंग का कैसे आपको दिलचस्पी पैदा हुई, कैसे आपने एक्टिंग करनी शुरू की, और क्या रहा गाय हमारी माता, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले डायरेक्टर साहब मेरे सामने में है। देखिए, अभी तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन मैं आजमगढ़, जोधपुर में, और दो तीन और जगह हिंदुस्तान में, वहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में चलाया था। और वहाँ का जो जनता है, वो बच्चे लोग को बहुत आनंद आया, बहुत मस्त आया। एक तो वो है। सेकंड, आपने एक्टिंग के बारे में पूछा, मैं सबसे पहले एक्टिंग कहाँ से, बाय डिफॉल्ट मैं महाराष्ट्र में था। मेरा एक अच्छा जान पहचान था सिडनी में, जो हिंदुस्तानी था, महाराष्ट्रन था। वो वापस जा करके आप बोल सकते हैं कि मराठी सिनेमा में वो शाहरुख खान बन गया था, ठीक है। मैं उसके जब मराठी टीवी सीरियल्स में जाकर के उससे मिलता था सेट में, तो मराठी टीवी सीरियल्स जब शूटिंग होता है ना, जनरली वो क्या होता है ना, कम उम्र से ज़्यादा उम्र तक लोग अपना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके वहाँ रह जाता है, और डायरेक्टर को अच्छा लगता है ना, तो वो सीनरी में बैठाता है। तो मैं मराठी टीवी सीरियल में, जो लव सीरियल है जी मराठी में, उन सुन मी कराची, मेरा कोई डायलॉग नहीं, वो लवर्स जो क्वारल होता था, मैं पीछे में बैठ करके चाय पी रहा है। तो इसलिए महाराष्ट्रन जो मराठी लेडीज है, मेरा शक्ल पहचान लेता है। तो उससे अचानक में हम एक फिल्म में गया मराठी में, और मराठी में इसमें लीड कैरेक्टर हम प्ले किया, एक अंग्रेज,
मराठी फिल्म, और वो कोल्हापुर में शूटिंग किया था। तो तब मुझे एक बार उसमें लग गया ना, तो मजा आया, इतना आनंद आया। आप सोचिए, मैं पहली बार जीवन में एक गोरा एक हॉर्स पे बैठा है, 40-45 डिग्रीज है, सूट टाई सब कुछ पहना है, जैसे मैं कोई गवर्नर है। मेरा हॉर्स का दूसरा हॉर्स मेरे पीछे से बाइट किया है। मैं वो गैलपिंग कर रहा है। 2000 लोग हैं ना गांव में, क्योंकि कैमरेस चल रहा है ना, सब हमको देख रहा है। अचानक गोरा ठीक जगह पर रुका है। तो वो 1909 मराठी, तो वो बहुत मजा आया। फिर हम जाकर के बॉम्बे में ऑडिशंस किया था। तो ऑडिशंस करते करके मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो कुछ कुछ ऑडिशंस, गेस्ट अपीयरेंसेस किए था बॉलीवुड का टीवी सीरियल्स में। और उसमें भी काफ़ी अच्छा, TRP TPR ऐसा कुछ नाम देता है ना रेटिंग का, खालिद और सोनी में। तो बहुत हम्म। आनंद आया, बहुत मजा आया। हाँ, तो मैं बाय एक्टिंग नेचुरली है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैं जब गुरुकुल में रहा ना, मुंगेर में, बिहार में, तो वहां पर बाय नेचुरली सीखना पड़ा। और मैं एक छोटा सा कहानी बतलाता है, जो आजकल लोग सोच भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं करेगा। हम बचपन में जब गुरुकुल में रहता था, तो हम लोग को जो भोजन था बहुत सिंपलिस्टिक था। सिर्फ चपाती था, एक प्रकार का सब्जी, एक दाल और एक चावल। और फर्स्ट टाइम सर्व करता था, और सेकंड टाइम थोड़ा बच जाता था तो देता था। ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी सीख लिया कि फर्स्ट टाइम पूरा भोजन लेता था, फिर कप में, फिर प्लेट को मैं लिख करके परफेक्ट बना करके अपना चेहरा को ऐसे बना दिया कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा है। और कोई हमको रन कर रहा है कि आपसे क्या, बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो बचपन से ये चेहरा बनाना मैंने उसी से सीखा। हाँ, मुझे क्या मालूम था कि बाद में ये काम आ जाएगा ना। तो उसमें आनंद आया है ना। अच्छा, तो ये बात है, तो मुझे बहुत आनंद आपके साथ काम करके। हरिद्वार, ऋषिकेश, कहाँ, हरिद्वार हरियाणा में भी, हम लोग महाराष्ट्र में भी शूटिंग किया था, मड आइलैंड में भी। अरे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और मैं वो भी हिंदी फिल्म्स में काम किया। लेकिन मैं एक गुप बात बतलाते, लेकिन मुझे अभी लगता है कि चल रहा है। मैं 3 हिंदी फिल्म में काम किया है, मजेदार फिल्म। लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड मुझे लगता है हजारों फिल्म बनाता है और 100 फिल्म रिलीज हो जाता है ना। हम्म। हम्म। नहीं, आई होप कि आपकी जल्दी ही कोई फिल्म रिलीज होगी। अरे और तो चार्ल्स, एक्टिंग करते वक्त आपको क्या, किन चीजों को लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, इससे और जुड़े रहना चाहिए? मैं एक फैक्चुअल बात बतलाता है कि इन इंग्लिश ऑन यूट्यूब देयर इज अ मास्टर क्लास बाय अ ब्रिटिश एक्टर कॉल्ड माइकल केन, जो ओके। बटलर था बैटमैन में। तो ये हम्म। जो 1 घंटा का जो मास्टर क्लास है, ये अमेजिंग है। और मैंने उसको बहुत गहराई से देख करके अपने जीवन में रखा है। और संक्षिप्त ओके। में वो दो दो चीज आपको बतलाते हैं संक्षिप्त में। एक बतलाता है कि आप कोई भी पार्ट मिल जाता है फिल्म में, उससे आपसे मतलब नहीं है। वो पार्ट को आपको एक्टिंग अच्छे से करना है। तो अगर हम्म। आप टॉयलेट क्लीनर है कि झाड़ू पोंछना लगाना है, उससे फर्क नहीं है, आपको उसको अच्छा करना है। दूसरी चीज है, जब आप सेट में है ना, सारा ऑक्सीजन आपको लेना पड़ता है। आपका काम है हम्म। कि उस सेट पे आपका एक्टिंग और आपका पार्टिसिपेशन ऐसा होना चाहिए ना, कि सारा लोग आप पर नजर आएगा। ठीक है। तो ये दो चीज छोटे, बहुत कुछ वो सिखाया था माइकल केन। तो क्योंकि मैं नेचुरल एक्टर है, कोई फॉर्मल एक्टिंग स्कूल में नहीं गया ना, तो वो उनको ये मेरा मन में रख करके मैं हमेशा इसके साथ चला है। और मैं हमेशा देखा है कुछ कुछ फिल्म्स में और कहाँ कहाँ जैसे गेस्ट अपीयरेंस है ना, मेरा रोल बहुत छोटा है, लेकिन डायरेक्टर बोलते अरे चलो, तो अपना डायलॉग बना के जाओ, चलते रहो। और बोले चलो ठीक है। मजा आया। चार्ल्स, आप बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में आप जाते हैं। जी। अभी आपने जिक्र किया, इंडियन सिनेमा उन फेस्टिवल में वर्ल्ड सिनेमा के मुकाबले कहाँ पर खड़ा है? आपको क्या लगता है, कितना ग्रो किया है वर्ल्ड सिनेमा के मुकाबले? या इंडियन सिनेमा बहुत आगे जा चुका है, बहुत ग्रो कर चुका है? या आपको लगता है कि नहीं, अभी वर्ल्ड सिनेमा यूरोपियन अमेरिकन सिनेमा से, चाइनीज सिनेमा से पीछे है? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? So on this, I think
we have to look at it in two different ways. One is the production and that product. Okay. So whether it be a Marathi, Malayalam, Telugu, or Hindi, or even an English production, that this next thing we need to look at is the streaming platforms, OTT platforms. तो अब मुझे ये लग रहा है कि कुछ दिन का अंदर में एक तो जियो हॉटस्टार हो गया, अभी एक नया है, एक चैपल है, एक स्टेज है। ये जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे वो बढ़ता जाएगा ना, तो ओ अच्छा इंडियन कंटेंट आएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मैंने ये देखा कि नेटफ्लिक्स में, खास करके नेटफ्लिक्स में, जब इंडियन कंटेंट बनाएगा ना और रिलीज करेगा ना, वो सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन है, वो हो रहा है कि वायलेंस है। ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जैसा सब कॉन्ट्रैक्ट है टीवीएफ पंचायत, कितना अमेजिंग था। वो शहर में नहीं है, सिटीज में नहीं है ना, गांव में है ना। तो ये इंडियन सिनेमा में लोग चाहता है कि इस प्रकार का जो उनके साथ रिलेट कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो अभी ये पूरा देखिए, बहुत सारा चीज फ्लक्स में है। पहले खाली टेलीविजन था और सिनेमा हॉल्स, अब ये तो आप सोचिए कि बंद हो गया। टेलीविजन हम क्यों बोल रहे हैं कि टेलीविजन जब किसी का घर में होता है हिंदुस्तान में, माँ पापा उसको देखता है, बच्चे लोग अपना मोबाइल फोन कमरे में जाकर के अपना अलग कंटेंट देखता है। पापा न्यूज़ देखता है, बच्चे लोग अपना एंटरटेनमेंट मोबाइल फोन में देखता है। एक तो ये हो गया, तो दिस इज चेंजिंग द स्ट्रक्चर। और दूसरा है वो ऐप से देख रहा है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से देख रहा है। ठीक है। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज किस व्हीकल से आपको कंटेंट मिल रहा है। जब नेटफ्लिक्स नहीं था और amazon प्राइम नहीं था और खाली आपका जो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट था ना, तो वेरिएशन ज़्यादा नहीं था। अभी लोग को तो मैंडरिन या टर्किश या कोरियन सिनेमा को देखने का मौका मिल जाता है ना। तो अभी मेरा प्रार्थना भी है और सोच भी है कि धीरे धीरे इंडियन सिनेमा में बहुत सारा नया नया प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है और इतना मुश्किल नहीं है कि आपको 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब इंटरेस्टिंग बात है कि आगे में वेव्स जो दूरदर्शन का है, अभी मैं ठीक से अभी फिगर्स नहीं देखा, लेकिन मैं लास्ट टाइम जब देखा था ऐसा 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स था। लेकिन बात चल रहा है भारत सरकार में कि जो ऑनलाइन जो एक्सेस है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो 600-700-800 मिलियन, उसके साथ कुछ जुड़ जाएगा। क्योंकि वो भारत सरकार का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है ना, तो वो भी एक अलग अपॉर्चुनिटी हो जाता है। और ये जियो हॉटस्टार वो भी एक अलग अपॉर्चुनिटी है। तो अभी इतना अलग अलग चीज हो रहा है एक साथ में ना, आप हाथ में एक जगह पर नहीं रख सकता है। और कौन बोल सकता है कि जैसे धुरंधरा, धुरंधरा मेरा उच्चारण थोड़ा कि, लेकिन कितना हम्म, अजीब और अलग टाइप से। आप फिल्म को अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं है उसको रखिए, लेकिन उसका जो रिलीज पैटर्न था, हाँ, मैंने यहाँ आराम से देखा है सिडनी में नेटफ्लिक्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और मैं हम्म, उसमें जो ब्रेक्स होते हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसको हम ब्रेक करके अगली बार आकर के उसको देखा। तो ये सेगमेंट वाइज। हम्म। हाँ, तो अभी दे सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। और मुझे अभी मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ था हरिद्वार ऋषिकेश में, जो हिंदी वाला है। तो वो एक छोटा सा बात हमको बतलाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी में। बड़ा कंपनी से लेकर के छोटा कंपनी हिंदुस्तान में हमेशा आगे में हमेशा एक प्रॉब्लम होता था, कॉपीराइट। और कभी भी अचानक में आप ऑन सोशल मीडिया में आपने कुछ निकाला है, जाए कोई फिल्म निकाल दिया और कोई विदेश से बोलता है कि इसमें कॉपीराइट है ना, तो आदमी का पूरा बंद हो गया। हाँ, प्रॉब्लम हो हम्म। गया। हम्म। हम्म। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमको बोल रहा था कि जब वो लोग रील्स बनाता है, चाहे पॉडकास्ट से कहाँ से, उनको 1-2 हफ्ता लगता था कॉपीराइट का वजह से। लेकिन अभी एआई का वजह से वो रील बनाएगा और जो थोड़ा थोड़ा उसमें इंसर्शन लगाना चाहता है, वो एआई से वो 2-3 घंटे में उसको फिनिश कर सकता है और फिर उसको कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अभी मैं देखता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है।
लेकिन किस रास्ते में जाना ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक तो ये, दूसरी चीज़ है रीजनल लैंग्वेजेस। अभी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं ना नीचे से ऊपर, ये जो हम बोला है ना चैपल और स्टेज, इसमें इंग्लिश और हिंदी कंटेंट अभी नहीं आ रहा है। इसमें हरियाणवी, बंगाली, राजस्थानी, हाँ, चप्पल को में ना अगर शायद पंजाबी भी है ना। तो अभी एक, क्योंकि मार्केट तो है ना हिंदुस्तान में, मोबाइल फोन्स अब इतना, स्मार्टफोन्स सबके पास। अगर मैं अभी लास्ट ईयर 2 years ago मैं बॉम्बे में था, तो मैं थोड़ा क्यूरियस आदमी है ना, तो मैंने देखा ये जो रोड साइड में ना जो सबसे गरीब है जो बेगिंग करता है ना टेंट, कुछ आवाज आ रहा था, तो मैं अपने सीट को अंदर डाला है। ये लोग टैबलेट रख करके, वीडियो स्क्रीन रख करके दूसरा अपना रिश्तेदार से बात कर रहा है ना। तो कंटेंट एक्सेसिबिलिटी बहुत है। तो अभी भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और इतना अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, मतलब अलग अलग भाषा में, चाहे मैथिली, भोजपुरी, तमिल है, मलयालम है। पहले इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था ना। पहले उस इट वाज इंग्लिश सेंट्रिक और हिंदी सेंट्रिक, ठीक है, ये दोनों था। अब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो ये, दिस इज अ वास्ट क्वेश्चन, एंड मेनी मेनी विद द डेवलपमेंट ऑफ एआई एंड द सपोर्ट ऑफ एआई, बहुत कुछ हो सकता है। और छोटा व्यक्ति का, अगर व्यक्ति के पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, फिर भी वो कुछ कंटेंट बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है ना। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग फेज में आ गया। अब प्रश्न होता है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस बहुत लंबा चीज है, गवर्नेंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चार्ल्स, यू वर बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, सो यू नो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। यू नो इंडिया बिकॉज यू हैव लिव्ड हियर फॉर सो मेनी इयर्स। दोनों कंट्रीज को इतने अच्छे से जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सीख सकता है? क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया से सीख सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है? इससे पहले मैंने जन्म हुआ ब्रिस्बेन, रहा पर्थ, रहा मेलबर्न, लेकिन है सिडनी का। करीब करीब पूरे हिंदुस्तान, 2-3 जगह को छोड़ करके मैं घूम चुका है। लोग से मिला है, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो हाईली स्किल्ड माइग्रेशन, जो सबसे अच्छा लोग जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सब भारत से आ रहा है। अगर आप कोई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कोई आईटी स्पेशलिस्ट जो भी है, वो जनरली आपको हाई चांस है कि बाटी, और बाटी ये भी मतलब है कि पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, बांग्लादेशी ये भी है साथ साथ में। हम लोग सब उसको एक साथ मांगता है, उसको अलग हम लोग समझता नहीं है। बट सो दैट इज देयर। Where I think Australia can help Bharat is on the municipality level. अभी भी निगम पारिषद और जो फाइनल लास्ट माइल सर्विसेज अभी पक्का नहीं है। रोड डस्ट है, सड़क पूरा फिनिश नहीं किया, मतलब सब कुछ है हिंदुस्तान, लेकिन काम नहीं किया है। एक वो है, वो तो एक तरफ ये है। अब और दूसरी चीज है जो ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान को भी दे सकता है कि आ, सब कुछ है हम यहाँ पर, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स है, चाहे गोल्ड है, यूरेनियम जो भी है, सब कुछ यहाँ से जा सकता है। अब मार्केट, सबसे ओपन और डायनामिक मार्केट इन द वर्ल्ड एज अ डेमोक्रेसी भारत है, इंडिया है। हाँ, हम्म। दिस इज एन अमेजिंग। और बीच में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। जब आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाता है, जैसे मैं दिल्ली से सिडनी जाता है और सिडनी से दिल्ली जाता है, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है रास्ते में। बाकी सब जगह में प्रॉब्लम है। अगर आप अफ्रीका की तरफ देखता है कि प्रॉब्लम है, यूरोप की तरफ देखता है कि प्रॉब्लम है, चाइना, फिलीपींस, जापान, कोरिया, प्रॉब्लम है ना। तो ये जो रास्ता है और कनेक्टिविटी है ना, मुझे लगता है ये सबसे शांत है दुनिया का। और आप देख देख सकते हैं कि जनरली इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब शांत देश है। उसमें कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन इतना प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना जो लोग फेस कर रहे हैं चाइना के साथ, या यूरोपियंस यूक्रेन के साथ, या आपको अभी ईरान और ये सब अरब देश में ना। तो अपॉर्चुनिटीज आर वास्ट, एंड
नाउ वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत कुछ हो रहा है साथ साथ में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने नोटिस किया है कि आजकल बहुत सारा जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी, सबकी इच्छा है कि एक बार में ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि कोई तो कोई रिश्तेदार या कोई तो कोई जान पहचान है जो खुद चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, जो अभी होके आया है ना। तो वो दोनों, ये बहुत बढ़िया रिलेशनशिप हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। चार्ल्स, आने वाले वक्त में, और ये आखिरी सवाल है, आने वाले समय में आपको हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स से जुड़ा हुआ देखने वाले हैं इंडिया में? क्या आप एक्टिंग करने वाले हैं? क्या आप पॉलिटिकल किसी चैनल पे किसी एनालिस्ट या किसी एंकर के तौर पे आपको देखा जाएगा, या एक्टिविस्ट के तौर पे, या फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर लिटरेचर फेस्टिवल स्पेशलिस्ट के तौर पे? So, what are the things which you see doing in future? In this film industry, there are lots of projects there, but they take years to take off the ground. So मैंने Correct. बहुत सारा लोग के साथ है, और मुझे अगर हो जाता है ठीक है, नहीं भी होता है कोई बात नहीं। उसके बीच में लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल्स के साथ मैं जोड़ा गया है। अभी इस उम्र में मैं थोड़ा संतुष्ट है। मुझे कोई भारत टीवी प्रोग्राम, देखिए, जब मैं अपना अलग से टीवी प्रोग्राम था, चाहे जी में या दूरदर्शन, बहुत काम करना पड़ा। मतलब मैं सांस भी नहीं ले सकता था ना, बहुत मेहनत। अच्छा, मुझे कभी कभी ऑफिस आता है कि कोई नेटफ्लिक्स amazon सीरीज, लेकिन फैक्ट ये है ना कि ये लोग सवेरे कितना जल्दी उठता है, रात को कितना बजे ना, और कितना दिन का छुट्टी नहीं मिलता है ना। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। हाँ, तो हम हमेशा कुछ नया जो मैंने पहले किया नहीं, अगर ये मेरे सामने में आ जाता है ना, तो मैं करने का तैयार है। रियलिटी टीवी हम देखता नहीं है, लेकिन उसमें भी कभी एक बार जाएगा तो मजा भी आएगा। तो हाँ, देखता है कि रास्ता क्या क्या देखता है। तब तक मैं फिल्म और लिटरेचर फेस्टिवल को को होस्ट करेगा हिंदुस्तान में। Wonderful. Charles, it was lovely talking to you. Thank you so much for your time. मजा आया आपसे बात करके. Wishing you all the very best for future. ओके, जय हिंद, जय भारत। हाँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Charles. ओके, Thank थैंक you. यू।